स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स का जो एक्सरसाइज चैप्टर 1 के जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी मैंने कवर अप कर दिया था वीडियो लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग आपको मतलब दिए हुए क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लिखने हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको है कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके जो फीचर्स एक्सप्लेन करने के पहले आपको इन शॉर्ट छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देना होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा लिखना होगा। स्टार्टिंग में छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना होगा। तो यहाँ पे ये जो है ना, मैंने इंट्रोडक्शन इसका दिया है। आंसर 1, आपको पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। कोई भी थिंग का होल पार्ट का छोटा सा टुकड़ा एक स्मॉल पार्ट होता है, इट्स अ स्मॉल पार्ट। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विथ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। हमारे नेशनल इकोनॉमी मतलब ओवरऑल कंट्री की जो इकोनॉमी है, राइट, उसका एक छोटे से पार्ट को डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस। ये क्या स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो ये स्टडी करता है इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। हर एक सिंगल इंडिविजुअल सेपरेट यूनिट्स के एक्शन एंड बिहेवियर को, इकोनॉमिक एक्शंस को और बिहेवियर को स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमको लिखना है कि सच एज, कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे सच एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक सिंगल पर्टिकुलर कंज्यूमर हुआ, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हुआ, और अब फर्म हुआ, कोई पर्टिकुलर फर्म हो गई, राइट। द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी की पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस हो गई, और कोई फैक्टर हो गया, पर्टिकुलर फैक्टर हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे स्टडीज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में करते हैं। तो आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस तरीके का, हर एक जो आपके लॉन्ग आंसर्स है, राइट, उसमें आपको इंट्रोडक्शन के साथ ही अपने उसको सोल्यूशन को देना है, आपका आंसर आपको देना है क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारे फीचर्स को हम लिखेंगे। तो आप सबसे पहले एक स्टेटमेंट ऐड कर दोगे, फीचर्स के की पॉइंट्स पहले लिखोगे। कभी भी आंसर को लिखने के पहले, जो मेन कंटेंट को लिखने के पहले आपको उसके की पॉइंट्स पहले दे देना है। इसका ये फायदा होता है कि जब भी है ना आप बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो, राइट, तो जब आपके पेपर करेक्शन के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे ये जो की पॉइंट्स है, इससे है ना जो मॉडरेटर है उसको पता चल जाएगा, जो एग्जामिनर है, राइट, पेपर आपके जो चेक करेंगे उनको पता चल जाएगा कि आपको ये की पॉइंट्स के थ्रू कि आपको आंसर कितने अच्छे से पता है, हाउ मच यू नो अबाउट द क्वेश्चन, कितना आपको उसका आंसर अच्छे से पता है। तो ये जो की पॉइंट्स है वो आपको जरूर लिखने हैं। हाँ, एग्जाम में एक काम करना है, मैं आपको एक आइडिया दूंगी कि आप ये नंबर्स नहीं लिखोगे 1 2 3 4, इंस्टेड ऑफ दिस आप एक एरो मार्क कर दोगे या एक स्टार मार्क के साथ अपना पहला पॉइंट, की पॉइंट, स्टार मार्क के साथ दूसरा की पॉइंट, इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में हमको 8 लिमिटेड स्कोप, 8 आपको लिमिटेड नंबर ऑफ स्कोप्स है, जो 8 स्कोप्स दिए हैं आपको यहाँ पे, 8 इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के 8 पॉइंट्स दिए, वो 8 जो की पॉइंट्स है पहले आप उनको लिखोगे, राइट, और फिर उसके बाद में आप इन पॉइंट्स को क्या करोगे, एलोबरेट करोगे। तो या एलोबरेट करना मतलब इसको आप अपने जो इसके मेन इसके स्टेटमेंट्स है वो आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे की पॉइंट है, जो फीचर्स है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। माय डियर स्टूडेंट, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये चैप्टर, राइट, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो डील करता है इंडिविजुअल यूनिट्स को, पर्टिकुलर यूनिट्स को, राइट, क्योंकि ये स्प्लिट फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेथड्स यूज होते हैं, वो स्लाइसिंग मेथड यूज होता है। तो यहाँ पे ये स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, इसको आपको 2-3 पॉइंट इसके एलोबरेट कर देना और एग्जाम्पल के साथ इसको एलिब्रेट कर देना है। अगर किसी ने मेरे थियोरी लेक्चर्स नहीं, वीडियो लेक्चर नहीं सुने हैं, इफ यू हैव नॉट लिसन, यू हैव नॉट gone through the video lectures, theory video lectures of this microeconomics and macroeconomics का, तो आप मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आपका है ये जो है प्राइस थियरी। तो माइक्रोइकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थियरी माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये पहले आपको की पॉइंट लिखना है। तो सारे
आप 8 की पॉइंट्स लिख लोगे और फिर बाद में जब आप इसका एलोबरेशन स्टार्ट करोगे तब आप ये पॉइंट को प्राइस थियरी को एक्सप्लेन करोगे इन शॉर्ट 2-3 पॉइंट्स के साथ में, ऑन एग्जाम्पल के साथ में हम इसको एक्सप्लेन करोगे। फिर नेक्स्ट जो दिया है वो है पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम ये भी है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। यहाँ पे क्या करते हैं, आइसोलेट करके किसी भी इंडिविजुअल यूनिट को आइसोलेट करके उसकी स्टडी की जाती है, राइट। तो यहाँ पे आपको पार्शियल इक्विलिब्रियम को बाद में एलोबरेट करना है, पहले आपको ये की पॉइंट लिख लेना है, राइट। फिर नेक्स्ट आपको दिया है बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस, मतलब यहाँ पे जस्ट प्रिडिक्शंस लगाया जाता है। यहाँ पे कोई है ना कोई जनरली हम एक प्रिडिक्शन लगाते हैं, एज्यूम करते हैं, यहाँ पे कोई तथ्य नहीं होता है, कोई फिक्स्ड ये नहीं होता है कि हाँ ये चीज इस तरीके से है क्या, तो इसको आपको बाद में एलोबरेट करना है, पहले आपको बेस्ड ऑन अजम्पशंस करके लिख लेना है। ये एक फीचर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। देन द फिफ्थ वन इज व्हाट, स्लाइसिंग मेथड। ये मेथड है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होता है उसको स्टडी करने के लिए, तो ये स्लाइसिंग मेथड भी उसका एक फीचर हो गया। देन द नेक्स्ट इज व्हाट, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का यूज होता है, इसके बारे में डिटेल में आप है ना आगे के चैप्टर्स में स्टडी करोगे कि मार्जिनलिज्म क्या होता है। तो ये हमने इसमें भी है ना इसको जो एलोबरेट करना है आपको, तभी इसका डिटेल में लिखना है। देन द नेक्स्ट 7th पॉइंट है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर को एनालिस करने में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये एक इसका फीचर है कि ये मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करता है, राइट। और बाद में 8th जो फीचर है वो है लिमिटेड स्कोप। इसके जो स्कोप होते हैं वो लिमिटेड है, क्यों, क्योंकि ये डील करता है इंडिविजुअल यूनिट्स को। ये होल जितने भी, मतलब यहाँ पे हमने जैसे लिया ना कि पार्शियल इक्विलिब्रियम में यहाँ पे ना आइसोलेट कर दिया जाता है इंडिविजुअल यूनिट्स को और फिर उसको स्टडी किया जाता है, उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडीज होती है। तो यहाँ पे है ना इसके जो स्कोप्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स के वो लिमिटेड स्कोप है, ये है ना एग्रीगेट्स को टोटल को स्टडी नहीं करता है, इसीलिए ये भी इसका एक फीचर है। तो इस तरीके से पहले आपको ये जो 8 जो फीचर्स दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, आपको वो लिखने हैं, की पॉइंट्स पहले लिखने हैं और उसके बाद में आपको एक एक की पॉइंट उठा के आपको उनको है ना एलोबरेट करना है। तो इसके लिए आप है ना क्या करोगे, प्लीज रिफर पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे आपके जो पीडीएफ टेक्स्ट बुक है अभी आपके पास फिलहाल, उसमें पेज नंबर 3 पे पूरे है ना एक्सप्लेन किए हुए, ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो वहां से आपको इस आंसर को एलोबरेट कर लेना। एलोबरेट करना मतलब वहां से आपको इसकी डिटेल लिखनी है, राइट। और आपको अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करने हैं। देखो मैंने आपको सारे हैं हिंट तो मैं दे रही हूँ, सारे ऑब्जेक्टिव्स मैं करा रही हूँ। जो चीज आपको खुद से थोड़ा एलोबरेशन सीखना चाहिए कि आप कैसे हाउ यू आर गोइंग टू एलोबरेट, तो वो ये आपको वहां से एलोबरेट कर लेना है, अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। हाँ, आपको इकोनॉमिक टर्म्स यूज करने हैं, अच्छे स्कोर करना है, आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आपको इकोनॉमिक टर्म्स यूज करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टेक्सचुअल टर्म्स को ही, जो टेक्सचुअल जो वोकेबलरी है इकोनॉमिक्स की, उसी को यूज कीजिए। हाँ, आप अपने ओन उसमें आंसर लिख सकते हो, आपका आंसर अप्रोप्रिएट होना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप इजीली लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें पहले आपको इंट्रोडक्शन लिख लेना है और उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, आप ये जो फीचर्स के की पॉइंट्स हैं उनको पहले लिख लोगे और उसके बाद में एक एक करके इनको आपको एलोबरेट करना है, मतलब इनको आपको डिटेल में आपको लिख लेना है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज क्या है, हाउ इट इज यूजफुल, इसकी यूजफुलनेस को एक्सप्लेन करना है, हमें इसके इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है। तो जिस तरीके से मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया कि आपको अपने लॉन्ग आंसर से वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करना है। आपका कॉन्सेप्ट को आपको पहले इंट्रोडक्शन देना कि वो कॉन्सेप्ट व्हाट डज इट मीन करके, राइट। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखोगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच of economics which analyzes the entire economy, ये पूरे entire economy को analyze करता है and it deals with the total employment, पूरे total employment के साथ डील करता है। कंट्री का जो टोटल एम्प्लॉयमेंट उसको डील करता है, नेशनल इनकम को, नेशनल आउटपुट को। तो ये लार्ज बेसिस पे हो गया, ऑन द लार्ज बेसिस, राइट। टोटल इन्वेस्टमेंट, देन टोटल सेविंग्स, देन जनरल प्राइस लेवल। हम जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम लोग
पार्शियल ये स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम जनरल प्राइस लेवल को स्टडी करते हैं, देन इंटरेस्ट रेट्स, देन द ट्रेड साइकिल्स एक्सेट्रा. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. इसके लिए हम बोलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, मतलब टोटल स्टडी है, टोटल ओवरऑल इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं, कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमी को, तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब ऑन लार्ज बेसिस, राइट. तो आपको एक छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसी तरीके से आपको क्या करना है, द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एज एक्सप्लेन बिलो. ये एक और स्टेटमेंट आपको ऐड कर देना है, और उसके बाद में आप सबसे पहले क्या करोगे, की पॉइंट्स को लिखोगे. तो की पॉइंट्स यहाँ पे जैसे फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी को फंक्शन करने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये इसका एक फीचर हुआ. सेकेंड इसका जो इंपॉर्टेंस हुआ, सॉरी नॉट फीचर, तो इंपॉर्टेंस क्या हुआ कि फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी को फंक्शन करने में, उसको वर्क करने में, उसको वर्कआउट करने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. सेकेंड इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करता है, राइट, जो अप्स एंड डाउन्स मार्केट के हैं उनको कंट्रोल करता है. देन इट कम्स टू द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में को स्टडी करने में हेल्प करता है, उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. देन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. फिर यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को शो करता है, प्रेजेंट करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, पर्टिकुलर कंट्री की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है. तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हेल्प से ही हम स्टडी कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल को स्टडी करने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. देन यहाँ पे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है वो स्टडी करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है. तो इस तरीके से ये जो यूजफुलनेस है, इसको यूजफुलनेस भी बोला जाता है कि यूजफुलनेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और यूजफुलनेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से ट्विस्ट करके आपको पूछे जाए, अगर आपको क्वेश्चन पता है कि इसका एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है, आपको ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए, राइट, तो यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर. और ये लिखने के बाद में, ये सारे की पॉइंट्स लिखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको रिफर करना है, आपको पेज नंबर 5th and 6th, आपका जो टेक्स्ट बुक का जो पीडीएफ टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 and 6 दिया है, वहां से ये जो सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको एलोबरेट कर लेना है, आपको इनको डिटेल में आपको लिख देना है. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपको खुद से एक नोटबुक बनानी है आपको इकोनॉमिक्स की. ऐसा नहीं कि आप ऐसे सोच रहे हो कि हाँ मिस ने भेजा है तो हम वो वीडियो देख ले खाली. नो, यू हैव टू मेक योर नोट्स. तो ये नोट्स जो हार्ड कॉपी होगी वो आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए हेल्प करेगी, और आपकी एक प्रैक्टिस भी बनी रहेगी लिखने के लिए. स्पेलिंग इंप्रूवमेंट रहेंगे, स्टेटमेंट फॉर्मेशन अच्छे से रहेंगे. तो आपको थोड़े एफर्ट्स आपको डालने, थोड़े आपके मिस ने डाले, थोड़े आप डालोगे, ठीक है. तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दिया है कि एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, राइट, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है कि उसका स्कोप क्या है. तो फिर से मैं आपको बोलूंगी कि आपको क्या देना है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है. तो आपको बताना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ वेरी लार्ज इकोनॉमी, बड़ी लार्ज इकोनॉमी की स्टडी है. वाइड एग्रीगेट वेरिएबल्स लाइक नेशनल इनकम को ये स्टडी करता है. ये वेरिएबल्स हो गए ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हो गए ये सारे. टोटल एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करना है, करना हुआ, फिर जनरल प्राइस लेवल को स्टडी करना हुआ, ग्रोथ रेट एक्सेट्रा. तो ये सारे वेरिएबल्स को स्टडी कर किसके अंडर में हम स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में. एंड इट एग्जामिन्स, और फिर ये क्या करता है, वो एग्जामिन भी करता है, चेक करता है, फाइंड आउट करता है द इंटररिलेशन बिटवीन दीज वेरियस एग्रीगेट्स, इन अमंग दीज वेरियस एग्रीगेट्स, जो इंटररिलेशन है उनके बीच में, उसको भी स्टडी करता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है स्टडी करने में. एंड दैट डिटर्मिनेशन, उनके ऊपर किस तरीके से डिसीजन लेना, हाउ टू डिटरमाइन ऑल द वेरिएबल्स, देन द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशंस इन देम, और उनके अंदर जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनके रीजंस क्या है, व्हाट आर द कॉजेस फॉर दैट, उसकी क्या कॉजेस है, क्या कारण से, बिकॉज ऑफ व्हाट द फ्लक्चुएशंस टेक्स प्लेस, इनको स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है. तो फिर आपको क्या करना है, प्लीज नोट दैट प्रेजेंट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ चार्ट.
यहाँ पे आपके ना पेज नंबर 4 पे एक चार्ट भी दिया हुआ है आपको, फ्लो चार्ट। तो आई विल सजेस्ट आपको अभी से डिसाइड कर लेना है कि आपको आउट ऑफ मार्क्स लाना है, इकोनॉमिक्स में कुछ धमाल कर देना है, राइट। तो आप क्या करोगे, पेज नंबर 4 पे जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है वो भी आपको ड्रॉ करना है, उसके साथ आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। क्योंकि आपको पता है ना, बोर्ड पे क्वेश्चन पेपर में लिखी होती है, आपको इंस्ट्रक्शन जो दी होती है उसमें वहां पे रहता है कि फिगर्स टू इंडिकेट फुल मार्क्स। अगर आपने फिगर के साथ अगर आपने प्रेजेंट किया आपका आंसर, राइट, तो आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको चार्ट दिया है, वो चार्ट आपको क्या करना है, बनाना है मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप का, एंड फिर आपके आंसर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे द स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर एज फॉलोज। तो जो है ना स्कोप है, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, वो इस तरीके से है, आर एज फॉलोज। तो सबसे पहला है थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हमको पता है कि हमने स्टडी किया है थियोरी पार्ट में कि ये है ना जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, ये दिस इज ऑल्सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज द थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। तो वहां से आपको अगर कॉन्सेप्ट में कहाँ पे क्लियर नहीं है तो वहां से फिर से वीडियो लेक्चर सुन के आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट आपका जो सेकेंड स्कोप है वो है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। जनरल प्राइस लेवल थियरी क्या है और उसमें उसके इन्फ्लेशन क्या है वो आपको स्टडी करना है। फिर बाद में नेक्स्ट आपको थर्ड पॉइंट लिखना है थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये स्कोप, ये दिस इज अनदर स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड देन द फोर्थ वन इज मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो ऑल दीज 4 स्कोप आपको पहले लिखने हैं, की पॉइंट्स को लिखना है, एंड देन यू हैव टू रिफर पेज नंबर 4। आपको पेज नंबर 4 रिफर करना है टू एलिब्रेट द अबव गिवन की पॉइंट्स। जो ये की पॉइंट्स जो दिए हुए हैं उनको एलिब्रेट करने के लिए, उनको आपको एक्सप्लेन करने के लिए, डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए आपको पेज नंबर 4 रेफर करके अपने नोट्स आपको नोट डाउन करने हैं आपके इकोनॉमिक्स के नोटबुक में। आपको लॉयल बनना है, यू हैव टू बी लॉयल विथ योर सेल्फ। सी, आप है ना अपने आप से लॉयल रहोगे तो पूरे दुनिया को जीत लोगे। अगर आप अपने आप से चीट करोगे तो फिर आप समझ लो कि आप ना तो खुद खड़े हो सकते हो ना दुनिया में अपनी कोई इमेज बना सकते हो। तो टू मेक द इमेज यू हैव टू पुट एफर्ट्स, ओके। सो यू आर गोइंग टू पुट एफर्ट्स। आई एम डैम श्योर दैट यू ऑल आर गोइंग टू मेक नोट्स। यू विल बी मेकिंग हार्ड कॉपी ऑफ योर इकोनॉमिक्स नोट्स, okay. So next come to the question number 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे state with reason whether you agree or disagree with the following statements। आप जो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स है उससे अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो, मतलब आप हाँ बोलते हो या ना बोलते हो, आप उससे सहमत हो या आप असहमत हो। तो इसके बारे में आपको डिसाइड करना है स्टेटमेंट को रीड करते हो। अब ये कहाँ से करोगे, आप अपनी मर्जी से थोड़ी ना करोगे। ऑफ कोर्स यू हैव स्टडीड नो मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इन डिटेल। थियरी लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं, वीडियो लेक्चर्स, राइट। तो आपको पता है, तो आप डिसाइड कर सकते हो, राइट। तो पहले तो आपको केयरफुली क्वेश्चन रीड करना है कि क्या स्टेटमेंट दिया है, फिर आपको डिसाइड करना है कि ये किसके अंडर में आता है। तो यहाँ पे बोला है कि द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड। नो माय डियर स्टूडेंट्स, फीचर्स के अंडर में हमने स्टडी किया कि द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है, इट्स लिमिटेड। तो ये जो आपको कीवर्ड अनलिमिटेड है, मतलब ये अनलिमिटेड तो होता ही नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज तो लिमिटेड है। क्योंकि ये तो है ना क्या करता है, आइसोलेट करके स्टडी करता है किसी भी वेरिएबल को। जो इकोनॉमिक वेरिएबल है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, उनको आइसोलेट करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स करता है, उनको पार्ट्स करता है। तो लिमिटेड स्कोप है, अनलिमिटेड स्कोप नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, पहले आपका आंसर आई डिसएग्री। आप अपना स्टार्ट करोगे, सबसे पहला स्टेटमेंट, द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो आप स्टार्ट करोगे वो स्टार्ट करोगे कि आई disagree with the statement as the scope of microeconomics is limited। फिर आपको करेक्ट स्टेटमेंट लिख देना है साथ में, जैसे I disagree with the statement as। क्यों आप डिसएग्री हो, क्योंकि आपको पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप तो अनलिमिटेड नहीं है, वो तो लिमिटेड स्कोप्स है। तो आप लिखोगे द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड, राइट। फिर बाद में आप उसको उसके रीजन लिखोगे, मतलब उसके आप एक्सप्लेन करोगे। आपको उसका क्या करना है, स्टेटमेंट्स के साथ उसका रीजन लिखना है। तो आप उसका रीजन लिखोगे कि भाई क्यों आप ऐसे बोल रहे हो, क्यों डिसएग्री हो रहे हो। तो आप एक्सप्लेनेशन दोगे कि अरे भाई ये सब कारण है, ये सब रीजन है, राइट। तो सबसे पहला रीजन आप दोगे कि द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स इन ग्रेट डिटेल, राइट। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ये तो है ना
मॉरिस डॉब ने बताया कि ये तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। आप माइक्रोस्कोपिक मतलब आप बहुत सूक्ष्मता से, एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म छोटे से छोटे पार्ट को आप स्टडी करते हो, स्प्लिट करके स्टडी करते हो, तो फिर ये इसके स्कोप तो लिमिटेड हो गए, राइट। तो पहला आप लिखोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द microscopic study of individual units in great detail, individual particular units, okay। then the second जो रीजन है आप दोगे, आपको ना 4 रीजन तो एटलीस्ट आपको देने होंगे, राइट। तो यहाँ पे आप फिर लिखोगे कि इट डील्स विद द इंडिविजुअल फर्म्स। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल फर्म से डील करता है, इंडिविजुअल डिमांड से डील करता है, सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, देन द प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स, राइट, पर्टिकुलर हाउस होल्ड एक्सेट्रा। तो मतलब इसके जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो स्कोप है वो तो लिमिटेड हो गए, राइट। फिर नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है इट डज नॉट डील विद द, अब आप उसको उल्टा लिख रहे हो, राइट। यहाँ पे आपने लिखा किससे डील करता है और आप यहाँ पे आप लिख रहे हो कि इट डज नॉट डील। देखो वाइस वर्सा आप स्टेटमेंट यूज करोगे, इट डज नॉट डील विद द लार्ज एग्रीगेट्स सच एज द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, total amount of savings, then the aggregate demand and supply, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा। तो ये क्या करता है? ये डील नहीं करता है। कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील नहीं करता है एग्रीगेट, लार्ज एग्रीगेट से। ये कौन करता है? ये तो मैक्रो करता है, माइक्रो नहीं करता है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप है वो लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि वो लिमिटेड जगह पे रह जाता है, राइट। वो ओवरऑल स्टडी नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, फोर्थ वन आप लिखोगे द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मेनली कन्फाइंड, मेनली रिलेटेड, कन्फाइंड मीन्स रिलेटेड टू प्राइस थियरी एंड रिसोर्स एलोकेशन, प्राइस थियरी से और रिसोर्स एलोकेशन से। एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स में, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इंडिविजुअल पर्सन में, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनकी स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली, और प्राइस थियरी से, राइट। तो इस तरीके से आपको ये कुछ ये नया नहीं है। देखिए ये जो फीचर्स में आप है ना माइक्रो लिमिटेड स्कोप जो फीचर में आप लिखने वाले हो, उसको एलोबरेट करने वाले हो, तो वो ये वही पार्ट आप यहाँ पे लिख रहे हो एक तरीके से। एक आध आप एक्स्ट्रा ऐड कर दिए कि हाँ ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपने ऐड कर दिया, तो आपको इस तरीके से बताना है, रीजन देना है, आपको उसका कारण बताना है, व्हाई यू हैव टू आंसर फॉर द व्हाई, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिखोगे। अगर आपने सिस्टमेटिकली अपना आंसर लिखोगे तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं, यू कैन स्कोर वेरी वेल, वेरी गुड मार्क्स। और अब स्टार्टिंग से स्टडी करनी ही है आपको। इनिशियली आप हर सब्जेक्ट को बराबर वेटेज दोगे, टाइम दोगे, आप पार्शियलिटी नहीं करोगे सब्जेक्ट्स के साथ में, तो आपको मार्क्स भी अच्छे स्कोर होगे। तो नेक्स्ट आते हैं, अभी हम ज्यादा बात नहीं करते हुए। सेकेंड जो है यहाँ पे और 2 पॉइंट्स हैं कि दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये नेशनल इकोनॉमी, ये इतने आपको 5 तक नहीं लिखने हैं। आप है ना अपने 3 से 4, अभी यहाँ पे हमने कितने पॉइंट्स को स्टडी किया? 4। तो नेक्स्ट इस पे आपको ये आपका 5 आना चाहिए और ये 6 आना चाहिए, ठीक है। ये छोटा सा एरर हो गया। तो ये दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी वो स्टडी नहीं करता, वो तो मैक्रो के अंडर में होता है, राइट। such as poverty, unemployment, inequality of income, etc. So ये भी एक उसका रीजन है। Then the theory of growth, monetary and fiscal policy etc. are the beyond the limit, beyond मतलब इसकी पहुंच में है ही नहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि ये सारा का सारा किसके पहुंच में आता है? हु स्टडीज मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में सारी होता है। तो सो इट्स स्कोप इज लिमिटेड कंपेयर टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको इस तरीके से एटलीस्ट 4 आपको रीजन के पॉइंट आपको लिखने ही लिखने हैं। नेक्स्ट कमिंग टू द सेकेंड वन, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। अभी ये उसका उल्टा हो गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करता है। नो माय डियर स्टूडेंट, हमने स्टडी किया है, राइट। अगर आपने वहां पे ध्यान दिया है तो कहीं पे भी मैंने इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडीज में, राइट। तो न ही कहीं टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा। तो आपको डिसएग्री करना है। ऑब्वियसली आप बोलोगे मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ, आई डिसएग्री, तो आप इधर लिखोगे आई डिसएग्री with the statement as macroeconomics deals with the overall economic behavior of the people in the economy। तो आप इसका मीनिंग लिख दोगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करता है।
लोगों की, एंड नॉट इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर को नहीं स्टडी करता है। फिर आप उसके रीजंस लिखोगे कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, सो द स्कोप ऑफ इकोनॉमी इज वाइड, इसके लिए इकोनॉमी के स्कोप है वो वाइड है और लार्ज बेसिस पे है। ये क्या स्टडी करता है, लार्ज कवर अप करता है एरिया को, ठीक है। एंड देन द सेकेंड, इट स्टडीज इन डिटेल द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, इकोनॉमिक एग्रीगेट्स मतलब टोटल बिहेवियर, ओके। सो लाइक एग्जाम्पल के तौर पे सच एज लाइक नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, देन इट कम्स टू द एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा, इन सबको स्टडी करता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन फोर्थ जो है ये थर्ड पॉइंट आना चाहिए, यहाँ पे थर्ड लिखना था। थर्ड, इट डील्स विद द जनरल प्राइस लेवल एंड मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये है ना जनरल प्राइस लेवल एंड मैक्रो जो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उससे डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन फोर्थ वन विल कम, दिस विल बी द फोर्थ वन, ओके। फोर्थ वन, मैक्रो एनालिसिस टेक्स अकाउंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो क्या होते हैं निलंबित, मतलब एक दूसरे पे नॉट सॉरी निलंबित, एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट रहते हैं, इंटरडिपेंडेंस हो गया ये कहाँ पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो एनालिसिस के टाइम पे। देन द आपका जो फिफ्थ पॉइंट आएगा वो आएगा दैट दस इट स्टडीज, इसके लिए ये क्या करता है, दस इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी, वो इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करता है एज अ होल, पूरे का पूरा इकोनॉमिक बिहेवियर, होल पूरा फुल पार्ट 100%, ओके। कोई भी कंट्री के 100% इकोनॉमी को ये स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, वेयर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इंडिविजुअल बिहेवियर। तो इंडिविजुअल बिहेवियर के साथ कौन डील करता है, माइक्रो करता है, ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे ये छोटा सा जो एरर है वो आपको करेक्शन कर लेना है। ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है और ये फिफ्थ पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। आर यू अग्री विद दिस डियर स्टूडेंट्स? I know you all agree with this that macroeconomics is a different from microeconomics, क्योंकि हमने इसके फीचर्स भी स्टडी किए हैं, हमने इसके डिस्टिंग्विश बिटवीन भी स्टडी किया, हमने स्कोप्स को भी स्टडी किया। तो सब में से उठा के आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो उठा के यहाँ पे आपको रीजन में दे देना है, आपको लिखना है कि क्यों वो अलग है, क्यों डिफरेंट है। तो आप एक तरीके से डिस्टिंग्विश बिटवीन को यूज कर सकते हो यहाँ पे आंसर देने के लिए। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, मैं अग्री करता हूँ गिवन स्टेटमेंट से या करती हूँ, that macroeconomics is different from the microeconomics, microeconomics अलग है, different है, right। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि macroeconomics is the, आप मैक्रो से स्टार्ट करोगे या माइक्रो से करोगे एक ही बात है। यहाँ पे मैक्रोइकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया तो मैक्रोइकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, आपने मीनिंग को लिया है। तो आप दूसरा पॉइंट जो इसके साथ पॉइंट लिखोगे वाइल, वाइल मतलब जबकि माइक्रोइकोनॉमिक्स किससे डील करता है, इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। तो आपको मीनिंग लिया और आपने अपोजिट में लिख दिया मीनिंग को कि मैक्रो का मीनिंग क्या है, इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो का क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। तो इस तरीके से आप बताएंगे। देन द सेकेंड वन इज इंटरडिपेंडेंस। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस ये जो DENCE होना चाहिए, यहाँ पे छोटा सा एरर हो गया स्पेलिंग का। तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंटरडिपेंडेंस क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। अरे मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंडेंट रहते हैं, उनके जो वेरिएबल्स एग्रीगेट वेरिएबल्स है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस होता है। और यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें क्या है, इंडिपेंडेंस होता है। इंडिपेंडेंस मतलब खुद से वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज है इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, ये दो वर्ड, इंटरडिपेंडेंस को रिलेट विद मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडिपेंडेंस को रिलेट विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट लेना है। देन थर्ड पॉइंट में आप क्या करोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये किसको स्टडी करता है, जनरल इक्विलिब्रियम को, ओवरऑल एग्रीगेट, राइट। और जबकि आप क्या करोगे, वाइल वर्ड यूज करना है, वाइल माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को यहाँ पे आइसोलेट करके हम अदर जो वेरिएबल्स उनको कांस्टेंट करके, उनको आइसोलेट करके जो
उनको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। तो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन द फोर्थ वन इज व्हाट, मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस लंपिंग मेथड। मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा मेथड यूज करता है, लंपिंग मेथड। ये भी कोरिलेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स लंपिंग मेथड। हमने कोरिलेशन वाले जो किया था हमने क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी हमने ये किया है, राइट। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन है, आपको घुमा फिरा के एलोबरेट करते हुए लिखना है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी। टू स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस द स्लाइसिंग मेथड यूज करता है ये, राइट। देन द फिफ्थ वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। किसका, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को। वाइल माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड इज नोन एज प्राइस थियरी। तो इसको हम बोलते हैं प्राइस थियरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कोरिलेट विद द प्राइस थियरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कोरिलेट विद थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये हमने ऑलरेडी जो स्कोप स्टडी किए हैं माइक्रो एंड मैक्रो के, उसमें हमने ऑलरेडी इसको कवर अप किया है, राइट। सो दस देयर इज डिफरेंस बिटवीन, इसीलिए 10 आपको रीजन, इसीलिए 10 देयर इज डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से आपको आपके आंसर को प्रेजेंट करना। आई होप आप बोर नहीं हो रहे हो और आपको सब समझ में भी आ रहा है। आई एम श्योर यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स, यू ऑल वांट टू स्टडी ना, तो आप ध्यान दे रहे हो। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा मेथड यूज करता है, तो स्लाइसिंग मेथड हमने पढ़ा है, हमने इसके फीचर्स में स्टडी किया है कि ये स्लाइसिंग मेथड स्प्लिट करते हुए, राइट। तो आप अग्री करोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट एज माइक्रो इकोनॉमिक्स splits टुकड़े करना, पार्ट्स करना, ओके, स्प्लिट्स द इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट में वो स्प्लिट करता है, पार्ट करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट में पार्ट कर देता है इकोनॉमिक के, ओके। इसके लिए फर्स्ट पॉइंट, देन इट स्टडीज ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। इसके लिए वो क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, वो हर एक यूनिट को सेपरेटली, मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडी होगी, राइट। माइक्रोस्कोपिक स्टडी होगी तो इन डिटेल में वो स्टडी करते हैं। फिर इट स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, सच एज अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड या फर्म्स हो गया, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो गया, मार्केट हो गया, एक्सेट्रा। इन सबको स्टडी करता है कौन, इकोनॉमिक बिहेवियर को कौन स्टडी करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल को, लेकिन पर्टिकुलर इंडिविजुअल वर्ड, ये आपको याद रखना है। देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट, इट इज कंसर्न विद द माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ये किससे कंसर्न है, किससे रिलेटेड है, तो माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि ये सूक्ष्मता से एकदम छोटे छोटे पार्ट्स बना के स्टडी करता है, डीप स्टडी करता है ऑफ दीज यूनिट्स आफ्टर डिवाइड करके द होल इकोनॉमी को डिवाइड करते हुए इनटू स्मॉल यूनिट्स। पूरी की पूरी इकोनॉमी के छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके स्टडी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड डिमांड इन डिटेल, मतलब कोई भी पर्टिकुलर घर की जो हाउस होल्ड की जो डिमांड है उसको स्टडी करना। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में स्टडी करता है, राइट। देन फोर्थ वन कम्स एज द thus it is said that microeconomics uses slicing method। इसलिए हम बोलेंगे we can say that microeconomics कौन सा मेथड यूज करता है स्टडी करने के लिए, स्लाइसिंग मतलब स्प्लिट्स। जैसे हम कैसे मैंगो को टुकड़े करते, स्लाइड करते, कट करते हैं, उसके स्लाइसेस करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे होल इकोनॉमी को स्लाइसेस किया जाता है, टुकड़े किए जाते हैं, उसको बांटा जाता है, पार्ट्स किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा डू यू अग्री डिसएग्री वाला फोर्थ वाला भी हो गया। नेक्स्ट वी कम टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन, ये भी एग्री एंड डिसएग्री का ही है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज अ इनकम थियरी। अरे इनकम थियरी डजंट कम इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है, प्राइस थियरी से, राइट। तो आप लिखोगे कि आई डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, मैं जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उससे डिसएग्री हूं। एज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्राइस थियरी, नॉट एज इनकम थियरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थियरी बोलते हैं, हम इसको इनकम थियरी नहीं बोलते, राइट। इट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। ये डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी क्या प्राइसेस होंगे, एंड एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो इनको प्रोड्यूस करने में जो फैक्टर्स यूज होते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर हुआ, लेबरर हुआ, राइट। तो ये सबके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके प्राइसेस को कौन स्टडी करता है, क्योंकि हमने इसके स्कोप में स्टडी किया कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और डिटरमाइन करता है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, तो इसको हम प्राइस थियरी बोलते हैं।
देन द सेकंड, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है उसमें स्टडी किया कि ये प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग को इंक्लूड करता है, राइट। देन द थर्ड वन इज द थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या एक्सप्लेन करता है, मतलब प्रोडक्ट मतलब सामान, गुड्स, और प्राइसिंग मतलब उसके प्राइस रेट्स फिक्स करना। तो द थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या एक्सप्लेन करता है, हाउ द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा डिटरमाइन, किस तरीके से है ना कोई भी प्रोडक्ट के प्राइस कैसे डिसाइड होंगे कि यहाँ कितना चार्ज करना है, राइट। तो वो कौन स्टडी करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। And then the fourth one is they are determined by interaction of market demand and supply forces। अभी यहाँ पे this is a very important point कि ये कैसे डिसाइड होता है, ये मार्केट में क्या फ्लक्चुएशंस है, मतलब मार्केट में कितनी डिमांड है। अगर आपको एग्जांपल के तौर पे ले लो तो कोई चीज की, कोई प्रोडक्ट के प्राइसेस अगर है ना बहुत ज्यादा है तो डिमांड कम हो जाती है, राइट। और आपको अगर पता चला मार्केट में है ना, मार्केट स्ट्रेटेजी कैसे प्लान आउट होती है, पता चला कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है और उसकी जो सप्लाई है वो शॉर्ट है, सप्लाई शॉर्ट है, मतलब शॉर्टेज है सप्लाई में, माल नहीं आ रहा है, तो दुकानदार क्या करता है, वो है ना माल को महंगा कर देता है, तो मतलब उसकी प्राइसेस उसने इंक्रीज करती है। तो ये सब किस पे डिपेंड होता है, प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग किस पे डिपेंडेंट होता है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे डिपेंड होता है कि कितने मार्केट में डिमांड है, कितना सप्लाई हो रहा है किसी प्रोडक्ट का, उसके हिसाब से, उसके इंटरेक्शन के हिसाब से डिसाइड होता है, डिटरमाइन होता है, ओके। Then the fifth one is what? The theory of factor pricing explains the distribution of factor income। ये जो फैक्टर इनकम है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के कैसे कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करे प्रोडक्शन वर्क में, तो उनके लिए क्या क्या प्राइसेस होंगे, मतलब ये हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो सच एज रेंट पे करते हैं हम लोग, लैंड को यूज किया तो रेंट देते हैं, वेजेस देते हैं किसको, लेबरर्स को, जब लेबरर्स अपना हार्डवर्क करता है, टाइम देता है, राइट, तो उसको हम वेजेस देते हैं। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो है ना बिजनेसमैन है ना कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूशन लाता है कैपिटल का बिजनेस में, राइट, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। देन प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर्स हार्डवर्क देता है, अपनी स्किल यूज करता है, स्ट्रेटेजी यूज करता है, अपना समय देता है, तो उसको प्रॉफिट अर्न होता है, राइट। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहीं पे नहीं, हम लोग ने 11th में भी स्टडी किए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो आपके लिए नए नहीं है, खाली आपको दिमाग लगाना है कि आप किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करोगे। Then the last point is the factor prices are also determined by demand and supply forces। Of course factor prices भी demand and supply of market forces के ऊपर से ही डिसाइड होते हैं। So it is known as price theory। इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइस थियरी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज प्राइस थियरी। तो इस तरीके से सारा आपको इसको रीड कर लेना है और उसके बाद में आपको अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द आंसर इन डिटेल। आपको डिटेल में आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 6 से आपको डिटेल में आपको आंसर लिखना है। तो मैंने जैसे आपको बोला लॉन्ग आंसर्स होते हैं जो आपके, राइट, तो उनको आपको किसके साथ स्टार्ट करना होता है, इंट्रोडक्शन के साथ। तो यहाँ पे अभी फिर से आपको डिटेल में आंसर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो यूजफुलनेस है वो कहाँ पे यूज होती है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म की स्टडी है, पर्टिकुलर हाउस होल्ड की है, इंडिविजुअल प्राइसेस की है, एक्सेट्रा। तो द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपको क्या करता है, यूजफुल कहाँ पे यूजफुल होता है, गवर्नमेंट को हेल्प करता है फ्रेम करने में, इकोनॉमिक पॉलिसीज को फ्रेम करने में हेल्प करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लेन करने में, फिक्स करने में कि किस तरीके से स्ट्रैटेजीज प्लान आउट करनी है, गवर्नमेंट को हेल्प करता है। एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल टू द बिजनेसमैन इन डिसीजन मेकिंग। बिजनेसमैन को भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो द थियोरिटिकल and practical importance of microeconomics is explained as follows। तो theoretical and practical जो है इसके importance है माइक्रोइकोनॉमिक्स के, वो नीचे एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये पॉइंट्स को एलिब्रेट करने के लिए हमें क्या करना है, पेज नंबर 3 and 4 जो आपके PDF टेक्स्ट बुक में है उनको यूज करते हुए पॉइंट्स को एलिब्रेट कर लेना है। तो इस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस लिखने के पहले आपको उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एंड उसके बाद में ये जो की पॉइंट्स हैं उनको प्रेजेंट करना है, एंड लास्ट में आपको इनको पॉइंट्स को एलिब्रेट करना है। नेक्स्ट कम टू द एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड
इट्स फीचर्स। तो हमें यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करना है एज वेल एज इसके फीचर्स लिखने हैं। तो कंसेप्ट को आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि आपको कंसेप्ट इसका लिखना है। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना है, पहले तो आपको मीनिंग लिखना है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये इंट्रोडक्शन, हम ऊपर है ना इंट्रोडक्शन वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इंट्रोडक्शन ही हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक्स, पूरी इकोनॉमिक्स की स्टडी है विच डील्स, ये बार बार रिपीट हो रहा है और आपको अब तक होप याद भी हो गया होगा, राइट। डील्स विथ मैक्रो वेरिएबल्स like national income, total employment, general price level, economic growth etc. और ये जो टर्म है वो कहाँ से आया है वो भी आपको लिखना है। तो आपको पता है ये ग्रीक वर्ड से आया है, राइट। मेरे फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर है ये हमारा इकोनॉमिक्स का, उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट रीड किया है। तो द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज, उसका मतलब होता है लार्ज, राइट। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, ये टोटल स्टडीज है, एग्रीगेट स्टडी है। और उसके बाद में आपको डेफिनेशन लिख देनी है जो प्रोफेसर जे.एल. हैंसन की जो डेफिनेशन है, दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, वो ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक विच कंसिडर्स, जो कंसिडर करती है द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स, लार्ज एग्रीगेट जो वेरिएबल्स है उनके बीच में रिलेशनशिप को कंसिडर करती है। और एग्जाम्पल के तौर पे सच एज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिस तरीके से वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, then total amount of savings, then the investment, then national income etc. इन सबको आपको ये जो डेफिनेशन जे.एल. हैंसन की वो याद कर लेनी है और आपको जब भी कॉन्सेप्ट करके आएगा तो आपको जरूर से इसको लिखना है, ठीक है। और जहाँ पे डिफाइन वर्ड आ गया तो फिर वहां पे तो लिखना ही लिखना है डेफिनेशन को। और इसके अभी हम फीचर्स की की पॉइंट्स देखेंगे। तो आप पहले हेडिंग दोगे कि द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद में उसको एक्सप्लेन, आपको क्या करना है, पहले की पॉइंट्स लिख लेने हैं फीचर्स के। तो यहाँ पे 8 की पॉइंट्स है हमारे पास। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स मतलब स्टडी ऑफ टोटल, ये किसका एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन इनकम थियोरी, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, फीचर हो गया। देन द नेक्स्ट वन इज जनरल इक्विलिब्रियम, तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, ये भी इसका फीचर है। देन इंटरडिपेंडेंसी, डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंस होते हैं इसके वेरिएबल्स में, इंटरडिपेंडेंस होता है। देन लंपिंग मेथड, इसके ये जो मेथड यूटिलाइज होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए वो लंपिंग मेथड होता है। देन द ग्रोथ मॉडल, ये भी इसका एक फीचर है। देन जनरल प्राइस लेवल इसका फीचर है। एंड द पॉलिसी ओरिएंटेड, ये पॉलिसी फ्रेम करने के लिए गवर्नमेंट को वो समय हेल्प करता है, तो ये पॉलिसी ओरिएंटेड, ये भी इसका फीचर हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये सारे जो की पॉइंट्स है, इन सब की पॉइंट्स को लिखने के बाद में आपको इनको है ना एलोबरेट भी करना है, इनका आंसर को आपको डिटेल में, आपको एक एक पॉइंट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और फिर बाद में आपका ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ऐसे काइंड के क्वेश्चन आंसर्स हो गए तो आपको लिखना ही है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अगर कहाँ पे कुछ डाउट होगा, कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा। और है ना जरूर जरूर जिसने भी मेरे थियरी के वीडियो नहीं देखे हैं फर्स्ट चैप्टर के, वो पहले है ना थियरी की वीडियोस देखिए और फिर अपने नोट्स नोट डाउन कीजिए नोटबुक में, इसकी इकोनॉमिक्स की नोटबुक बनाइए, अपने सेल्फ नोट्स बनाइए और फिर उसको आप रिवाइज कीजिए। बार बार रिवाइज करते जाएंगे आप, तो बाय द टाइम ऑफ आपकी जब भी एग्जाम्स आएंगी तो आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स हार्ड नहीं है, खाली यहाँ का वहाँ आपको ध्यान रखना है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और फिर उसको कैसे प्रेजेंट करना, आंसर को पता होना चाहिए, आप इजीली लिख सकते हो। तो मेरा वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, तो चलिए यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट और लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू।